हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आईसीएससी 10th का हमारा चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ी है क्लास 9th में। जो 9th वाली ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी उसका यहाँ पे एप्लीकेशन है, मीन्स जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो तो प्रूविंग वाले टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें आइडेंटिटीज की प्रूविंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 9th वाले ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो एक बार पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या था और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पे। तो देखो हमने 9th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी किस पे? केवल उस ट्रायंगल पे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। ये एबीसी ट्रायंगल है, बी के सामने ये वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, मींस ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये याद है हमने पहले पढ़ा था। बट परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। अगर एंगल थीटा, जिसके बारे में हम मतलब स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक पैरामीटर लेके या जिसको हम सेंटर पे लेके स्टडी कर रहे हैं, अगर वो एंगल थीटा हमारा यहां पर है, ये वाला, ठीक, तो फिर इस एंगल थीटा के सामने जो साइड दिख रही है, मतलब ये, वो परपेंडिकुलर होगी, याद है। और फिर ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ऐसे ही अगर थीटा एंगल हमारा यहां ना हो, मान लेते हैं थीटा एंगल हमारा यहां से चेंज होकर यहां पर आ गया, ठीक, तो अगर थीटा एंगल यहां पर आ गया तो अब इसके सामने, थीटा के सामने अब साइड ये है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा देखकर उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर ट्रीट की जाएगी और कौन सी साइड बेस को ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे साइन कॉस टैन के, और उसके जो रेसिप्रोकल 3 रेशियोज हैं, कोसेक सेकेंड कॉट के। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर इसका यूज करना, ये जो एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंस का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंस में, वो यूज करना है हम लोग को बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर किसी ने दिया कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, जिसमें ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल है, एंगल सी, वो एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक, तो ये बताओ इस एंगल 30 डिग्री के एंगल के सामने ये जो दिख रहा है परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा इस केस में परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा ही होता है और ये बेस हो गया। मान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल में अगर ये हमारा 10 मीटर का है तो ये फाइंड करो, मतलब एसी की लेंथ फाइंड करो। ठीक, तो इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट होता है, देखो सबसे पहला तो है डायग्राम ड्रॉ करना, कि क्वेश्चन को रीड करके इंटरप्रेट करके उसके अकॉर्डिंग क्या डायग्राम बनेगा वो डायग्राम करेक्टली बनाना। बट कई बार क्वेश्चन में डायग्राम बना होता है, तो मान लेते हैं अगर डायग्राम हमें बन के मिला है, इस तरह का कुछ फिगर है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अप्रोप्रिएट रेशियो चूज करना है। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन यूज करना चाहिए या कॉस यूज करना चाहिए या टैन यूज करना चाहिए। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रेशियो, कि साइन से आंसर आ जाएगा या कॉस से आ जाएगा या टैन से आ जाएगा। ठीक है, अब ये रेशियो कैसे चूज करते हैं, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो सीधी सी बात है, इस डायग्राम को अगर देखो तो इसमें 30 के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू दे रखी है, दैट मींस परपेंडिकुलर गिवन है। 90 के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो पूछा है। ठीक, दैट मींस हाइपोटेन्यूज पूछा गया है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो जो तीसरी साइड बचती है जो कि बेस है, वो ना तो पूछा है और ना ही दिया है। ये बात समझ में आ रही है कि ये जो बेस है हमारी थर्ड साइड, ये दिया भी नहीं है और ये पूछा भी नहीं है। ठीक, तो हमें दिमाग ये लगाना है यहां पर कि ऐसा कोई रेशियो चूज करना है जिसमें बेस नहीं आता हो। ठीक है, ऐसा कोई रेशियो चूज करना है जानबूझकर जिसमें बेस नहीं आता हो। क्यों? क्योंकि बेस ना तो दिया है और ना तो पूछा गया है।
ठीक है, तो हमारा जो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रेशियो। अच्छा, ये ट्राई करना कि रेसिप्रोकल में नहीं जाएंगे, हम रेसिप्रोकल कभी नहीं चूज करेंगे, हम ओरिजिनल जो रेशियो है उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ओरिजिनल रेशियो हम लोग साइन कॉस टैन 3 है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो हमें चुनना चाहिए, बेस नहीं आना चाहिए। तो अगर हमने tan यूज किया होता, p बाय बी होता, उसमें बेस आ जाता, तो tan यूज नहीं करेंगे। अगर हमने cos यूज किया होता तो वो होता b अपॉन एच, तो हम cos यूज नहीं करेंगे क्योंकि b नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि b क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो दिया भी नहीं है उसकी वैल्यू और वो पूछी भी नहीं गई है। वो दो साइड्स आनी चाहिए हमारे रेशियो में, मतलब एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, जो दी गई हो और जो पूछी गई हो। ठीक है, तो दैट मींस 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे यहां पर, तो यह आएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ में आ गई। और अब साइन 30 की वैल्यू रखेंगे, p और h में से एक पता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 हो जाएगा हाफ इक्वल्स टू, अच्छा p और h में से परपेंडिकुलर 10 है और h हमें नहीं पता, यहां से h निकाल लो, h ऊपर जाएगा, h इक्वल्स टू 2 इंटू 10, मतलब यह आ जाएगा 20 मीटर, जो भी यूनिट दे रखा हो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये करना होता है। दैट मींस फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चन को रीड करके करेक्ट सही डायग्राम बनाना है। करेक्ट डायग्राम बनाना इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक, जब तुमने डायग्राम एकदम करेक्ट बना लिया, परफेक्ट बना लिया, तो अगर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि सेलेक्ट द करेक्ट रेशियो, जो अप्रोप्रिएट रेशियो है उस क्वेश्चन के लिए, साइन कॉस या टैन, उसको चूज करना। कैसे चूज करते हैं, बेस्ड ऑन कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। रेशियो ऐसा चूज करेंगे, इसमें वो दो साइड्स आनी चाहिए, जो साइड दे रखी है और जो साइड पूछी गई है, वो दो साइड्स ही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दिया क्या है, दिया परपेंडिकुलर है, पूछा क्या है, पूछा हाइपोटेन्यूज है, तो इसलिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो हमने चूज किया है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लें, इसी क्वेश्चन में हल्के से चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते यही सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम, उसमें ये दे रखा है और अब ये पूछ लिया। ठीक, दैट मींस दिया परपेंडिकुलर है क्योंकि 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, और जो हमसे पूछ लिया वो है बेस। ठीक, तो यहां पे हाइपोटेन्यूज वो साइड है जो ना तो दी है और ना पूछी गई है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाइपोटेन्यूज साइन में भी आएगा, हाइपोटेन्यूज कॉस में भी आएगा, मतलब साइन और कॉस को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे यूज किसको करेंगे, यहां पे यूज करेंगे टैन को, क्योंकि टैन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 30 के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है, परपेंडिकुलर इज गिवन एंड बेस इट इज आस्किंग। ठीक है, तो इसका मतलब टैन यूज करेंगे, टैन 30 इक्वल्स टू 10 अपॉन BC। टैन 30 की वैल्यू रख देंगे 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन BC, और यहां से BC मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो BC इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा, तो 10 √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर्स। बात समझ में आई, क्लियर है ये। ठीक है, अब इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक वाले। दो तरह के इस चैप्टर में एंगल भी हैं, अभी जहां पर वो यूज होगा वहीं पे हम एंगल की बात करेंगे कि किस तरह के कौन से एंगल होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल बोल ही रहा है तो हम बता ही देते हैं इसी क्वेश्चन में कि एंगल्स कौन से होते हैं, क्या होता है। तो देखो सबसे पहली चीज तुम्हें यह समझनी है कि इस चैप्टर में जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा साइज, तब तक हम ये मानेंगे कि जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है, दोनों का कोई साइज नहीं है, दोनों डॉट है, पॉइंट्स है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जर्वर है, दोनों का कोई साइज नहीं है। बात समझ में आई। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा और क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है और जो ऑब्जर्वर है दोनों डॉट है, उनका कोई साइज नहीं है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे। मान लेते क्वेश्चन में बोल दिया कि अ बॉय 1.6 मीटर टॉल,
तो अब जो ऑब्जर्वर है, जो लड़का देख रहा है, उसकी उसने हाइट बता दी, तो यहां पे हम थोड़ा सा उसकी हाइट बनाएंगे। अदरवाइज हम ये मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक पॉइंट है, उसका कोई साइज नहीं है, और जो ऑब्जर्वर है वो भी एक पॉइंट है, उसका कोई साइज नहीं है। ठीक। नेक्स्ट बात आती है कि यहां पे दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये होते क्या है, पहले हम इसको समझा देते हैं कि एलिवेशन और डिप्रेशन है क्या। तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, मान लेते हैं ये एक ऑब्जर्वर है। कौन है ये? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, डॉट होगा, पॉइंट होगा, उसका कोई साइज नहीं होगा, तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। ठीक। अच्छा, अगर वो देख रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोलेगा अ बॉय स्टैंडिंग इज वॉचिंग अ ट्री, नहीं बोलेगा, बोलेगा टॉप ऑफ द ट्री। बिल्डिंग नहीं बोलेगा, बोलेगा ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का जो टॉप होगा वो तो एक पॉइंट होगा ना, छोटा सा टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इसलिए बिल्डिंग की साइज नहीं लेनी है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग तो एक पॉइंट होगा छोटा सा। ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्वर हमारा नीचे है, और वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, और वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो ऑब्जेक्ट ऊपर है। ठीक। तो ऐसे केस में जो पर्सन ये नॉर्मल है, जैसे ऑब्जर्वर ये है, जब ये नॉर्मल देखता है, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, जैसे अगर हम यहां खड़े सामने देखें स्ट्रेट, ना कोई चीज ऊपर देख रहे हैं ना नीचे देख रहे हैं, सीधे जो मेरे आई का हाइट है, आई की ऑल्टीट्यूड है, हाइट पे आईज है, उस आईज के लेवल पे सामने कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो स्ट्रेट देखेंगे सीधा, तो ये मेरा नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हुआ। इसका मतलब ऑब्जर्वर अगर यहां पर है तो नॉर्मली वो ऐसे देखेगा, ये उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है। ठीक। अब मान लेते हैं उसको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को उसको देखना है, ऑब्जर्वर को। तो देखो, ऑब्जर्वर नॉर्मल तो ऐसे देखता है, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो यहां से अपना एंगल ऐसे चेंज करेगा, ऐसे करके ऐसे करेगा। इसका मतलब जो उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट थी ये, अब वो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसे देखेगा, ये उसकी नई लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो ये जो उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट थी, ऐसी सीधे देख रहा था जब वो, और अब वो जब ऊपर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो थोड़े हायर ऑल्टीट्यूड पे है, तो उसको ऐसे लाइन ऑफ साइट को चेंज करके ऐसे देखना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो नई लाइन ऑफ साइट है और जो पुरानी लाइन ऑफ साइट थी, उसके बीच जो एंगल बन रहा है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। तो दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब कोई पर्सन अपने लेवल से ऊपर लोकेटेड ऑब्जेक्ट को, हायर ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ये हो सकता है कि यहीं पे ऑब्जर्वर है और वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो नीचे है, उसका जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है उससे नीचे है ऑब्जेक्ट। मतलब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक। अब अगर उसको इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है ये, उसको यहां से चेंज करके ऐसे करके अब देखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से। ठीक है। तो अब वो ऐसे देखेगा, ये एंगल। ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तब बनता है जब हम अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर लोकेटेड किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम अपने नॉर्मल जो हमारा है उससे नीचे लोकेटेड किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये दो टर्म इस चैप्टर के क्वेश्चन से बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे।
देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. Find the height of the tower. ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इस पर एक टावर जो है वर्टिकल टावर है, तो यहां पर एक वर्टिकल टावर है ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, और यहां पर एक वर्टिकल टावर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहां पे ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, एंड ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, तो हमारा ये जो बी सी हो गया ये टावर है। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है ये टावर के फुट से, टावर का फुट कहां है, टावर का फुट यहां पर है, ये टावर का फुट है, टावर के फुट से पॉइंट ए जो है वो कितने डिस्टेंस में है, 15 मीटर, ये तो बोला है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 15 मीटर, ठीक, तो वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. मतलब यहां पे खड़ा हुआ पर्सन जब टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे है, वो यहां पर पर्सन है, ठीक, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट ये है। अब यहां से अगर वो टावर के टॉप को देखेगा तो टॉप को देखेगा तो ऐसे करके एंगल चेंज करेगा, ऐसे करके ये, ठीक, अब ये जो एंगल बनेगा ऐसे, तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा, ये उसकी लाइन ऑफ साइट है जब वो टावर के टॉप को देखेगा, ठीक है, तो नॉर्मल कैसे देख रहा था, देखो नॉर्मल ऐसे देख रहा था सीधे, टावर के टॉप को देखेगा तो ऐसे करके देखो एंगल में चेंज हो रहा है यहां पर, अब ऐसे देखेगा, ठीक, तो एंगल में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर की जो हाइट है, मान लेते हैं इसको h हमने ले लिया, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, तो ये बताओ इस डायग्राम में अगर देखें तो अभी मैंने क्या कहा, 60 डिग्री का एंगल जो है उसके रिस्पेक्ट में जो पूछ रहा है वो h है, और जो दे रखा है h मतलब हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर है, मार्क हमने h से कर रखा है, और जो पूछ रहा है हमसे वो 15 मीटर है, ये बेस है? तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है जो ना गिवन है और ना पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है परपेंडिकुलर और दिया है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस के रिस्पेक्ट में जो रेशियो होगा वो चूज करेंगे, रेशियो क्या होगा, tan, तो इसका मतलब ये आ जाएगा tan 60 इज इक्वल टू, अच्छा 60 के रिस्पेक्ट में ये हो गया परपेंडिकुलर h, फॉर्मूला होता है tan का ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया 15, तो इसका मतलब ये आ गया h अपॉन 15 होगा, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15, यहां से 15 ऊपर आएगा तो आ जाएगा 15 अंडर √3 इक्वल्स टू h, ठीक, यहां पे √3 की वैल्यू रखेंगे, √3 क्या होता है 1.732, और 1.732 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल में आंसर आएगा h आएगा, वो हमारी लेंथ आ जाएगी किसकी, हाइट ऑफ द टावर की, जो हमसे पूछी गई है, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन अगला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter. क्वेश्चन पूछ रहा है what is the height of the tree before it was broken. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो जो डेटा दिया है, जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें डायग्राम बनाना होगा, ठीक, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक, मतलब ये हमारे पास एक ट्री था यहां पर,
अच्छा, इस ट्री का अपर पार्ट पहले ऐसे था, ये पूरा ट्री था। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विंड के वजह से ये ट्री यहां से टूट गया, यहां से। ठीक है, तो कह रहा है द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। मतलब देखो, ट्री ऐसा था, यहां पे ऐसा ट्री था, ठीक, विंड के वजह से ट्री यहां से टूट गया, यहां से टूट के तो ऐसे गिरेगा ट्री, इस तरह से गिर जाएगा ऐसे। तो जब ट्री गिरा इस तरह से, तो उसने जो ग्राउंड से यहां पर जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, 45 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक ट्री था ऐसा, ये ट्री यहां से टूटा और यहां से टूट के ये ट्री ऐसे करके आके गिरा, यहां पर ऐसे करके, और जब गिरा तो उसने ग्राउंड से यहां जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, 45 डिग्री। तो मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे, यही बनाएंगे कि यहां से ट्री टूटा, ऐसे टूट के यहां गिर गया, ठीक, और उसने ग्राउंड से जो एंगल बनाया, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। तो मतलब ये एंगल जो बना है वो कितना बना है, 45। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा, फिर कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, फुट क्या है, ट्री का ये, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15। देखो, टॉप ऑफ द ट्री ये था और ये पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है यहां पर, देखो ये पार्ट यहां पर ऐसे आके देखो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये गिरा है ऐसे। ठीक, तो उसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। तो फुट का इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस है 15 मीटर। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। मतलब हमें ये पूरी हाइट बतानी है, यहां से लेकर के यहां तक ट्री की पूरी हाइट कितनी थी टूटने से पहले। ठीक, अब ये बताओ, इसका मतलब हमें ये निकालना पड़ेगा ये, और उसके बाद ये जो पार्ट टूट के गिरा है वो भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, जो टूट के पार्ट गिरा है वो यही तो गिरा है, देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये जो पार्ट टूटा है वो यही तो आ गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया है क्योंकि ऐसे ही तो गिरा है टूटकर। ठीक, तो अगर हमें ट्री की पूरी हाइट चाहिए तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, और फिर इसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। और जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों निकाल लेंगे तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यूज को, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को हमें ऐड कर देना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं। ठीक, तो अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लें तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारे पास ये जो है इसको h ले लेते हैं, मान लेते हैं इतने को, ये चाहिए, और जो दे रखा है वो बेस है 15। ठीक, तो अगर हमें ये गिवन है और हमसे ये पूछा है तो इसका मतलब उस सिनारियो में हम यूज करेंगे tan। तो अगर हम यूज करें tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये h हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया 15 हो गया बेस। इसका मतलब ये हो जाएगा 15 अपॉन h अपॉन 15, ये होगा, क्योंकि देखो 45 के रिस्पेक्ट में 45 के सामने क्या दिख रहा है, 45 के सामने h दिख रहा है, तो h है और ये जो हमारा है वो 15 है। ठीक, तो इसका मतलब h और 15, h हुआ हमारा परपेंडिकुलर और 15 हुआ हमारा बेस। हमने tan क्यों यूज किया, बिकॉज वो चीज हमें यूज करनी होती है, वो रेशियो यूज करना होता है जिसमें वो दो साइड्स आए जो गिवन है और जो पूछा गया है। तो यहां पे गिवन हमारा 15 है जो कि बेस है, और जो पूछा गया है वो h है जो कि परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने tan यूज किया। अब tan 45 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, tan 45 होता है 1, तो tan 45 को 1 रख देंगे, 1 इक्वल्स टू h अपॉन 15, यहां से 15 ऊपर आएगा तो आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू h। तो h आ गया 15 मीटर, बाद में यूनिट लगा देंगे। अब इसके बाद आएंगे, हमें ये निकालना है, नेक्स्ट इज दिस। अच्छा, अगर ये फाइंड करना है तो देखो ये जो हमें दे रखा है वो क्या है, बेस इस 45 के रिस्पेक्ट में, और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये पार्ट भी तो ट्री था, ये पार्ट ऐसे था ना, पहले तो ऐसे था ये इस तरह से, और यहां से गिरा है, ऐसे करके गिरा है ये। हमें पूरी हाइट चाहिए ट्री की, मतलब ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट ऐड करेंगे तो हमें ट्री की पूरी हाइट मिलेगी। ठीक, तो अब क्या करें, अब अगर हमें ये चाहिए
तो उसके लिए बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज पूछा है। अगर बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस होता है, तो दैट मींस cos 45 इज इक्वल टू क्या होगा, 45 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है b बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 15 है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, मान लेते हैं हमने इसको x ले लिया, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन एक्स। ठीक, cos 45 कितना होता है, 1 बाय रूट टू इक्वल्स टू 15 अपॉन एच। एक्स सॉरी एक्स मल्टीप्लाई होगा इधर, रूट टू इधर जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 15 रूट टू, x इक्वल्स टू 15 रूट टू। अच्छा, रूट टू की वैल्यू होती है 15 इंटू रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 4 60, 0 बचा 6, 15 1 जा 15, 6 बचा कैरी 1 बचा 2, 15 इंटू 4 60, 2 बचा 6, 15 इंटू 1 15 और 6 21, ये आ गया 21.210 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, ये ट्री का वो पार्ट है जो टूट के गिर गया, ये ट्री का वो पार्ट है जो टूट के गिर गया, और प्लस ट्री का कुछ पार्ट है जो नहीं गिरा है टूटकर, जो अभी भी इंटैक्ट है। हमें पूरी हाइट चाहिए, तो दैट मींस अगर ट्री की हमें पूरी हाइट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो पार्ट अभी भी है और ये जो पार्ट गिर गया है दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, इसका मतलब हाइट ऑफ द ट्री कितना आएगा, 15 वाला पार्ट अभी भी वैसे है और जो पार्ट हमारा गिर गया है वो है हमारा ये। इसका मतलब हाइट ऑफ द ट्री जो आएगी, टोटल हाइट, वो आएगी हाइट इक्वल्स टू 15 प्लस 21.210, ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 36.210 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब वॉज द हाइट कह सकते हो, अब तो ट्री गिर गया टूटकर। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल हाइट ऑफ द ट्री गिरने से पहले, बिफोर इट वॉज ब्रोकन, इज 36.210। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह के इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, अभी हमें बहुत तरह के क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।